देखिए बच्चों, हम लोग 4th यूनिट रासायनिक बलगति के अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर रहे थे और 15 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 16, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। देखिए बच्चों, प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और जिसके लिए वेग स्थिरांक है 60 सेकंड इनवर्स। क्लियर है। अब हमें अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, यानी हमें क्या पता करना है, ये समय हमें पता करना है। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। क्लियर है। आगे देखिए, अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 भाग रह जाता है। भैया हमें प्रश्न में दिया हुआ है ना कि कितना रह जाता है, 1/16 भाग रह जाता है। अब देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अभिकारक बोलो या अभिक्रियक बोलो, वापस देखिए, चाहे आप अभिक्रियक बोलो या अभिकारक बोलो, बात एक ही है। यहाँ पे रिएक्टेंट की ही बात की जा रही है। आगे देखिए, तो लीजिए भाई, हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है सूत्र, देखिए, K बराबर 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, R0 जो प्रारंभिक सांद्रता है उसे हम 1 मान लेते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता 1 है, तो R क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, लीजिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा, हमें समय निकालना है, तो T को तो हम ले आएंगे इधर और K को ले आएंगे इधर नीचे। तो देखिए क्या हो जाएगा, T बराबर 2.303 अपॉन K log, और R0 की जगह यहाँ पे मैंने रख दिया 1 और R की जगह रख दिया मैंने 1/16। ठीक है, लीजिए भाई, मैंने रख दिया 1 और अपॉन में रख दिया 1/16 रख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, T बराबर 2.303 अपॉन, और ये 60 क्या है, हमारे K का मान। भाई प्रश्न में हमें वेग स्थिरांक दिया हुआ है ना, 60 सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, तो लीजिए भाई हमने 60 रख दिया और जब इसे सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा log 16। क्या निकल के आएगा, log 16 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। T बराबर 2.303, इसमें भाग लग रहा है 60 का और ये हो गया log 16। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, T बराबर 2.303 भाग लग गया 60 का, यानी 60 का भाग लग गया, और log 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अरे बच्चों देखिए, 16 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो हमने यही किया है, जो log 16 था उसको मैंने लिख दिया log 2 की पावर 4, इस फॉर्म में लिख दिया। आगे देखिए, तो T बराबर 2.303 अपॉन 60 गुणा 4 गुणा 0.3010। देखिए ये आ जाएगा। अब समझिए ये चीज कैसे आई। देखिए बच्चों, log 2 की पावर 4 है, log 2 की पावर 4 है। log 2 की पावर 4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 4 log 2 लिख सकती हूँ, और log 2 का मान आप लोगों को पता है 0.3010 होता है। तो ये इस पूरे को सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 0.3010। ठीक है, तो देखिए जब मैंने इसको सॉल्व किया, log 2 की पावर 4 को सॉल्व किया, तो ये निकल के आ गया 4 गुणा 0.3010। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। और जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो समय निकल के आएगा 4.62 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों, ये हमारा समय निकल के आ गया। वापस देखिए समय क्या आया, 4.62 गुणा 10⁻⁻2 सेकेंड। क्लियर है, आया समझ में। तो हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र है वो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17 देखिए बच्चों, नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष अर्धायु वाला एक उत्पाद 90 SR होता है।
यानी 90 स्ट्रोंशियम, ठीक है, होता है। यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम, बेटा म्यू देखिए, जो म्यू है आपको माइक्रो को बताता है, माइक्रो के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो देखिए, यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम 90 एसआर नवजात शिशु की अस्थियों में अवशोषित हो जाए और उपापचन से ह्रास न हो तो इसकी 10 वर्ष एवं 60 वर्ष पश्चात कितनी मात्रा रह जाएगी। देखिए बच्चों, वापस देखिए प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि नाभिकीय विस्फोट का एक 28.1 वर्ष अर्धायु वाला उत्पाद है, और वो उत्पाद कौन है? 90 एसआर, यानी 90 स्ट्रोंशियम है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि यदि कैल्शियम के स्थान पर ये जो 90 एसआर है, इसकी कितनी मात्रा? 1 माइक्रोग्राम, कितनी मात्रा? इसकी 1 माइक्रोग्राम मात्रा यदि नवजात शिशु की अस्थियों में चली जाती है, यानी अवशोषित हो जाती है और उपापचन से कोई कमी नहीं आती, कोई ह्रास नहीं होता, तो 10 वर्ष बाद और 60 वर्ष बाद इसकी कितनी मात्रा रह जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी नाभिकीय विस्फोट या नाभिकीय विघटन की जो अभिक्रियाएं होती है वो कैसी होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। क्लियर है? अब देखिए, इस प्रश्न को जब हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले वेग स्थिरांक को ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वेग स्थिरांक को ज्ञात करेंगे। और आप लोगों को पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम वेग स्थिरांक इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, k बराबर 0.693 और इसमें भाग दे दो अर्ध आयु का। तो देखिए बच्चों, k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी क्या है? 0.693 में अगर हम अर्धायु का भाग देंगे तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम k को ज्ञात कर सकते हैं। और हम लोग पढ़ के भी तो आए हैं कि किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम लोगों को वेग स्थिरांक ज्ञात करना है तो हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि 0.693 में भाग दे दीजिए अर्धायु का। क्लियर है? अब देखिए, इस प्रश्न में अर्धायु हमें दी हुई है। देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे 28.1 वर्ष, देखिए बच्चों 28.1 वर्ष हमें अर्धायु दी हुई है, तो हम k कैसे निकालेंगे? भाई हम 0.693 में क्या कर देंगे? 28.1 का भाग देके सबसे पहले k निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें वेग स्थिरांक पता लग गया, और वेग स्थिरांक पता लग जाने के बाद हम लोग 10 वर्ष बाद और 60 वर्ष बाद कितनी मात्रा रह जाएगी वो भी हम पता कर लेंगे। तो देखिए कैसे करना है। लीजिए, k बराबर 0.693 भाग दे दिया टी हाफ का, ये मैंने आपको बताया है अभी। लीजिए 0.693 में हमने 28.1 का भाग दे दिया। अरे भाई 0.693 में 28.1 का हम लोगों ने क्या दे दिया? भाग दे दिया है। अब देखिए 10 वर्ष बाद 90 एसआर की बची हुई मात्रा को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x, यानी x माइक्रोग्राम उसकी मात्रा बच जाती है 10 वर्ष बाद। मान लिया? आगे देखिए, अब देखिए k बराबर 2.303 अपॉन टी log r0 अपॉन r, पता है हम लोगों को। अब देखिए r0 प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 1 माइक्रोग्राम, प्रश्न में दी हुई है ना। तो लीजिए r0 बराबर 1 माइक्रोग्राम, और ये r हमें ज्ञात करना है। और कब? जब t बराबर क्या है? 10 वर्ष है। अब हम इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए बच्चों कैसे, k हम लोगों को पता है। देखिए बच्चों, k हमने निकाला है ना, 0.693 में हमने भाग दिया 28.1 का, k हमने ज्ञात कर लिया। लीजिए भाई, ये हमने k की वैल्यू पुट कर दी, बराबर ये 2.303 ऐसे कैसे आ गया? t की जगह रख दिया मैंने 10, और ये log 1 अपॉन x हो जाएगा। भाई r0 की जगह रख दिया 1 और r की जगह रख दिया मैंने x। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले log 1 अपॉन x हमें ज्ञात करना है, तो log 1 अपॉन x को हमने एक तरफ ले लिया, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.693 और 10 इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनमें भाग लग जाएगा 28.1 गुणा 2.303 का, यानी हमारी ये इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी समझ में आई? आगे देखिए, अब देखिए बच्चों 1 अपॉन x हमें ज्ञात करना है। भाई ये तो हमने बात की log 1 अपॉन x की। जब 1 अपॉन x हम लोग ज्ञात करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1.279।
क्या निकल के आएगा 1.279। और हमें जब x ज्ञात करना है तो 1 में भाग लग जाएगा 1.279 का, और ये हमारी मात्रा आ गई। कितनी मात्रा आ गई? 0.782 माइक्रोग्राम। तो ये मात्रा कौन सी आई कि 10 वर्ष बाद कितनी मात्रा बचेगी? इतनी मात्रा बच जाएगी। आया समझ में? अब बच्चों देखिए, इसी तरीके से हम लोग 60 वर्ष बाद कितनी मात्रा बचेगी वो ज्ञात कर लेंगे। देखिए, माना 60 वर्ष बाद 90 SR की बची हुई मात्रा क्या है? y। इसे हम y मान लेते हैं, y माइक्रोग्राम। ठीक है, अब जो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में ही हम वैल्यू पुट करेंगे। लीजिए भाई, सबसे पहले ये हमने k का मान रख दिया, ये आ गया 2.303 अपॉन ये हमने रख दिया जो हमारा t था, समय जो है 60 वर्ष, तो t रख दिया, और ये हो गया log 1/y। आई बात समझ में? आगे देखिए, तो log 1/y बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 गुणा हो जाएगा 60, और इसमें भाग लग जाएगा 28.1 गुणा 2.303 का। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, log 1/y क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 0.6426। ये हमारा निकल के आ गया log 1/y। और जब 1/y ज्ञात करेंगे तो 1/y निकल के आएगा 4.39। कितना आएगा? 4.39। और जब y हमें ज्ञात करना है तो y ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? 1/4.39 हो जाएगा ना। अरे इधर देखिए बच्चों, 1/y हमें ये दिया हुआ है, और जब y हमें ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 1/4.39। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करेंगे हमारा ये आंसर निकल के आएगा y बराबर 0.228 माइक्रोग्राम। क्लियर है? आया समझ में? बहुत आसान प्रश्न था ये। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18 देखिए बच्चों, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना होता है। देखिए बच्चों, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और हमें ये पता करना है कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है वो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से क्या है? दुगना है। ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सीधा सीधा हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र लगाएंगे। देखिए कैसे करना है। लीजिए भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय देखिए क्या होगा? t बराबर 2.303 अपॉन के log r0/r। ठीक है, अब देखिए यहाँ r0 बराबर 100, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 100 में से 99 को माइनस कर दो, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं जब अभिक्रिया 99% पूरी हो रही है, उस समय के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा t, और t के बेस में हम लोगों ने ले लिया 99%। ठीक है, तो t बराबर 2.303 अपॉन के log, और ये ऊपर तो r0 का मान क्या है? 100, ये आ जाएगा, और नीचे r का मान जो 1 है वो आ जाएगा। ठीक है, आए यहाँ तक समझ में? आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, t 99% बराबर 2.303 गुणा 2, और इसमें भाग लग गया किसका? k का। आया समझ में? अब देखिए, जब हम log 100/1, जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा आंसर 2। बच्चों देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 2। क्या रिजल्ट निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। तो देखिए 2 यहाँ से आया है हमारे पास। तो देखिए ये तो हमने निकाल लिया t किसके लिए? 99% के लिए, जब अभिक्रिया 99% पूरी हो गई। आगे देखिए, अब हम t निकालेंगे 90% के लिए, जब अभिक्रिया 90% पूरी हो रही है। तो r0 तो वही 100 हो जाएगा, और r क्या हो जाएगा? 100 में से 90 को माइनस कर दो, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब t 90% क्या हो जाएगा? t 90% बराबर 2.303 अपॉन के log 100/10। क्या हो जाएगा? log 100/10 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या होगा? t 90% बराबर हमारा निकल के आएगा 2.303 अपॉन के, और जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारा रिजल्ट निकलेगा 1। क्या निकलेगा? 1। ठीक है, तो देखिए t 90% कितना निकल के आएगा? t 90% निकल के आएगा 2.303 अपॉन के। क्लियर है? यहाँ तक का समझ में आया?
इसे मैंने नाम दिया था समीकरण नंबर 1 और इसे मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। आगे देखिए बच्चों, समीकरण 1 एवं 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे। देखिए बच्चों, जो समीकरण 1 है जो t 99% के लिए, इसमें समीकरण नंबर 2 t 90% वाले का भाग दे देंगे। लीजिए भाई, क्या होगा? t 99% अपॉन t 90%, ठीक है, बराबर 2.303 गुणा 2 अपॉन k, और इसमें हमने भाग दे दिया 2.303 अपॉन k का, ठीक है। और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 2। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 2। और ये 2 क्या बता रहा है? ये 2 हमें ये बता रहा है कि अभिक्रिया को 99% पूरी होने में जो समय लग रहा है वो 90% अभिक्रिया को पूरी होने में लगने वाले समय का क्या है? दुगना है, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया इस चीज को। आया समझ में? कितना आसान था भाई। हमने दोनों के लिए समय निकाला। एक बार समय निकाला जब अभिक्रिया 99% पूरी हो रही है, एक बार समय निकाला जब अभिक्रिया 90% पूरी हो रही है, और जब हमने इसमें इसका भाग दिया, अगर हमारा आंसर 2 आ गया, देखिए 2 आ गया यहाँ पे, तो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या है? अभिक्रिया को 99% पूरी होने में लगने वाला समय क्या है? दुगना है। क्लियर है बच्चों? आया समझ में? अगला देखिए, प्रश्न नंबर 19 देखिए बच्चों, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। बच्चों देखिए वापस, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। हमें टी हाफ की गणना करनी है। टी हाफ बोले तो अर्ध आयु हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। टी हमें दिया हुआ है 40 मिनट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर R0 100 हो तो, अगर R0 100 हो तो R बराबर क्या हो जाएगा? 100 में से 30 को माइनस कर दो। भाई R0 का अगर हमने 100 मान लिया, R0 बराबर 100, तो R बराबर हो जाएगा 100 में से 30 को माइनस कर दो, ये बच गया 70। यानी R0 का मान तो निकल के आ गया 100 और R का मान निकल के आ गया 70। अब हमारे जो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू रखेंगे। देखिए k बराबर 2.303 अपॉन टी log ये 100 अपॉन 70, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आया? अब देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 0.1549। देखिए बच्चों, जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमारा रिजल्ट आएगा 0.1549, ठीक है, ये आएगा। और देखिए अब क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? k बराबर 2.303 अपॉन टी। टी की जगह हम क्या रख देंगे? 40 मिनट रख दिया। अरे भाई, टी की जगह मैंने 40 मिनट रख दिया, और गुणा 0.1549, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो k निकल के आएगा 8.92 गुणा 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। वापस देखिए बच्चों, k निकल के आएगा 8.92 गुणा 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स, ठीक है। तो लीजिए, हमने k का मान ज्ञात कर लिया। अब k हमें ज्ञात हो गया तो अर्धायु ज्ञात करना बहुत ही आसान हो गया। अरे भाई, हम लोगों को पता है ना ये फॉर्मूला कि k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। हम लोग पढ़ के आए भाई, किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये वेग स्थिरांक का सूत्र होता है, और जब हमें अर्धायु निकालनी है तो क्या हो जाएगा? टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 और भाग लग जाएगा k का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस k का 0.693 में भाग देके अर्धायु ज्ञात कर लेंगे। देखिए बच्चों, इधर देखिए, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन k। लीजिए भाई, 0.693 में भाग दे दिया k का, ठीक है, k हमने निकाला जिसका, और हमारी अर्धायु निकल के आ गई 77.7 मिनट। तो देखिए कितना आसान प्रश्न था। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 20 क्या है? 543 केल्विन ताप पर एजो आइसोप्रोपेन के हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में विघटन के निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, एजो आइसोप्रोपेन का जो विघटन है कितने ताप पे? 543 केल्विन ताप पर जो उसका विघटन होता है, और उससे हेक्सेन तथा नाइट्रोजन जो बनती है उससे संबंधित आंकड़े हमें इस सारणी में दिए हुए हैं। ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं और हमें वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। देखिए एक बार आंकड़े देख लेते हैं क्या क्या है।
हमें एक तो दिया गया है समय, किस में दिया गया है, सेकंड में। देखिए सेकंड में समय दिया गया है और ये हमें पी यानी दाब दिया गया है mmHg स्केल में। क्लियर है। देखिए अगर हम बात करें 0 सेकंड की तो ये हमारा जो दाब है, जो आंशिक दाब है वो है 35 mmHg में। 360 सेकंड की बात करें तो ये 54 mmHg और 720 सेकंड की बात करें ये है 63 mmHg। ठीक है। अब देखिए किस तरीके से वेग स्थिरांक हम लोग ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया लिख देते हैं। लीजिए एजो आइसोप्रोपेन का विघटन निम्न प्रकार होता है। देखिए बच्चों जब एजो आइसोप्रोपेन का विघटन होगा नाइट्रोजन बनती है और ये क्या बनती है, हेक्सेन बनती है। क्लियर है। आगे देखिए इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना भाई। इसको तो मान लिया मैंने ए, ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ए और ए से बन रहा है बी प्लस सी। ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए माना t बराबर 0 पर प्रारंभिक दाब क्या है, P बेस आई। P और नीचे बेस में आई है, P बेस आई है और तथा t समय पर दाब में कमी वो हम लोग मान लेते हैं x एटमॉस्फेयर की कमी हो रही है। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, इस तरीके से a से बन रहा है b प्लस सी। जब हम शुरुआत में प्रारंभिक दाब की बात करें तो A का प्रारंभिक दाब है P बेस I, जबकि B और C के दाब क्या है, 0 0 है। ये हम बात कर रहे हैं शुरुआत में। ठीक है, प्रारंभिक दाब की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम T समय पर दाब की बात करें। देखिए बच्चों अब T समय पर दाब क्या होगा, तो P बेस I में से मैं माइनस कर दूंगी x। ठीक है, और इनका दाब हो गया x। क्लियर है। अब आगे देखिए कुल दाब की हम लोग बात कर रहे हैं और कुल दाब को मैं दिखा रही हूँ P बेस T से। भाई कुल दाब को हम किस तरीके से दिखा रहे हैं, P और बेस में है T, तो कुल दाब क्या हो जाएगा, हम इसको इन तीनों को हम जोड़ देंगे। लीजिए P बेस I माइनस x प्लस x। ठीक है, और हमारा कुल दाब क्या निकल के आया, कुल दाब निकल के आया P बेस I प्लस x। ये हमारा कुल दाब निकल के आया। और जब हम x की बात करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, P बेस T और माइनस हो जाएगा P बेस I। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आई। अब आगे देखिए यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः वेग स्थिरांक। देखिए वेग स्थिरांक क्या होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे k बराबर 2.303 अपॉन टी log r0 अपॉन r। क्लियर है। अब देखिए बच्चों इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, k बराबर 2.303 अपॉन टी log p बेस i अपॉन 2 p बेस i माइनस पी टी। अरे भाई इस फॉर्मूले को आंशिक दाब के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए R0 यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक सांद्रता होती है, ये यहाँ पे प्रारंभिक दाब है। देखिए बच्चों प्रारंभिक दाब ये है ना प्रारंभिक दाब, और ये जो R होता है ये किसी भी t समय पर सांद्रता होती है। तो इसी तरीके से जो ये है 2p बेस I माइनस p बेस t, ये भी किसी t समय पर आंशिक दाब है। अब समझिए ये कैसे आया। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। भाई हमें पता है t समय पर दाब क्या है, p बेस I माइनस x है। अब बच्चों इधर देखिए t समय पर दाब है p बेस I माइनस x। क्लियर है, और x हमने निकाल लिया। भैया x क्या था, इधर देखिए x था हमारा p बेस t माइनस p बेस I। लीजिए मैं x की जगह मान रख देती हूँ, p बेस t माइनस p बेस I रख दिया। अरे भाई इस x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब खोलो इसे, क्या हो जाएगा, p बेस I माइनस p बेस t और ये माइनस माइनस प्लस p बेस I हो गया। और जब इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2p बेस I माइनस p बेस t हो जाएगा ना। अरे भाई ये निकल के आएगा, तो यही तो चीज़ मैंने लिखी है। देखिए बच्चों यही तो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि 2p बेस I माइनस p बेस t। क्लियर है, तो समझ में आ गया ये कैसे आया। अब आगे देखिए p बेस I बराबर है 35 mmHg। क्लियर है, इधर देखिए आंकड़े देखिए, जब 0 सेकंड की बात करें तो ये कितना है, 35 ही तो है। तो देखिए बच्चों P बेस I है 35 mmHg यानी 35 mmHg और P बेस T यानी किसी T समय पर अगर हम लोग बात करें तो ये है 54 mmHg यानी 54 mmHg है। और ये हम बात कर रहे हैं जब समय क्या है, 360 सेकंड है। क्लियर है। अब देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे
मान रखने पर क्या होगा, k बराबर 2.303 अपॉन, यहाँ t की जगह रख देंगे 360, लीजिए 360 रख दिया, log, ये log आ गया। अब देखिए यहाँ पे p बेस i क्या है, ये है ना, लो भाई हमने रख दिया 35 और ये हो जाए, ये अपॉन में हो जाएगा 2p बेस i, यानी 2 गुणा 35 और माइनस कर दो p बेस t से, p बेस t है हमारा 54। ठीक है, आया समझ में। अरे भाई हमने क्या करा, ये इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, लीजिए भाई ये हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन 360 और log 35/16। ठीक है, अब देखिए बच्चों जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये होगा log 2.1875, क्या होगा ये log 2.1875 और जब इसे सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा 0.006397। क्लियर है। अब देखिए log 2.1875 का मान होता है ये, वापस देखिए बच्चों log 2.1875 का मान होता है ये 0.3399 और इसको गुणा कर देंगे इससे तो हमारा k निकल के आ जाएगा 2.17 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने वेग स्थिरांक को क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, स्थिर आयतन पर SO2Cl2 के प्रथम कोटि के ताप अपघटन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। तो देखिए बच्चों ये अभिक्रिया दी हुई है, SO2Cl2 से बन रहा है SO2 और Cl2। ठीक है, अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब कुल दाब 0.65 एटमॉस्फेयर हो। तो देखिए सबसे पहले हम आंकड़ों पे नजर डाल लेते हैं, प्रयोग 1 और प्रयोग 2। प्रयोग 1 पे समय देखिए जब 0 सेकंड पे बात कर रहे हैं तो कुल दाब है 0.5 एटमॉस्फेयर। क्लियर है। जब हम 100 सेकंड की बात कर रहे हैं तो कुल दाब है 0.6 एटमॉस्फेयर। आगे देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले हम अभिक्रिया लिखेंगे कि SO2Cl2 से बन रहा है SO2 और Cl2। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं प्रारंभिक दाब है P बेस I। प्रारंभिक दाब क्या मान लेते हैं, P बेस I। ठीक है, तो T समय पर दाब में कमी कितनी आ रही है वो हम लोग मान लेते हैं x एटमॉस्फेयर की इसमें कमी आ रही है। तो देखिए बच्चों SO2Cl2 से बन रहा है SO2Cl2। ठीक है, अब प्रारंभिक दाब देखिए बच्चों, प्रारंभिक दाब क्या है, इधर देखिए प्रारंभिक दाब है 0.5। तो देखिए प्रारंभिक दाब है 0.5 तो ये दोनों है 0 और T समय पर दाब की बात करें तो 0.5 में से माइनस हो जाएगा x और इन दोनों का दाब है x। क्लियर है, आया यहाँ तक समझ में। अब कुल दाब निकालेंगे, कुल दाब के लिए इनको हम जोड़ देंगे। लीजिए 0.5 माइनस x प्लस x ये निकल के आएगा 0.5 प्लस x। आया यहाँ तक समझ में। आगे देखिए T समय पर कुल दाब, देखिए बच्चों T समय पर कुल दाब है 0.6 एटमॉस्फेयर। अरे भाई आंकड़े देखो आप लोग, 0.6 एटमॉस्फेयर है ना। तो देखिए अतः हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कुल दाब को, ये जो कुल दाब हमारा 0.5 प्लस x है इसको मैं बराबर लिख सकती हूँ 0.6 के। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 0.6 बराबर 0.5 प्लस x हो जाएगा और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे जो निकल के आएगा 0.1 एटमॉस्फेयर। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए अतः T समय यानी 100 सेकंड पर SO2Cl2 का दाब क्या हो जाएगा, देखिए SO2Cl2, इस SO2Cl2 का T समय पे दाब क्या हो जाएगा 0.5 में से x को माइनस कर दो। लीजिए भाई 0.5 में से x को माइनस कर दिया, x का मान ये है तो 0.5 में से 0.1 को माइनस किया और ये निकल के आ गया 0.4 एटमॉस्फेयर। यहाँ तक का हो गया। आगे देखो चूंकि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है अतः हम फॉर्मूला लगाएंगे k बराबर 2.303 अपॉन T log P बेस I अपॉन P बेस T। ठीक है, लीजिए भाई 2.303 अपॉन T log P बेस I है 0.5 और P बेस T है 0.4। ठीक है, आगे लीजिए तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन 100।
भाई हमारा t क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों t क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 सेकंड पे हम लोग बात कर रहे हैं। लीजिए भाई ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 100 और ये हो जाएगा log 1.25। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, जब इसे सॉल्व करेंगे ठीक है तो 0.4 का जब 0.5 में भाग देंगे इसे सॉल्व करने पे ये हो जाएगा log 1.25। ठीक है, अब लीजिए log 1.25 का मान होता है ये 0.0969 और 100 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.02303 और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा k निकल के आ गया, वेग स्थिरांक निकल के आ गया 2.23 गुना 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? लीजिए भाई हमने वेग स्थिरांक निकाल दिया। अब देखिए 0.65 एटमॉस्फेयर पर हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, कुल दाब यानी 0.65 एटमॉस्फेयर पर अभिक्रिया का वेग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों 0.65 एटमॉस्फेयर पर SO2Cl2 का आंशिक दाब बराबर हो जाएगा 0.5 माइनस x। ठीक है, और हमें पता है कुल दाब बराबर है 0.5 प्लस x, हम लोग पढ़ के आए। लीजिए भाई क्या हो जाएगा, हम ये लिख सकते हैं ना 0.65 बराबर 0.5 प्लस x, ये हम लोग लिख सकते हैं और हमें x ज्ञात करना है तो 0.65 में से माइनस हो जाएगा 0.5 और लीजिए हमारा आ गया कुल दाब 0.15। ठीक है, आगे देखो, अतः 0.5 में से x को माइनस करके जो हमने x निकाला है 0.15 उसको माइनस करके हमने ये आंशिक दाब निकाल लिया 0.35, आ गया आंशिक दाब। अब देखिए हम वेग को ऐसे लिख सकते हैं ना कि वेग बराबर k और p के बेस में SO2Cl2। ठीक है, अब देखिए k का मान हमारा निकल के आया ये 2.23 इंटू 10⁻³ और ये हमने आंशिक दाब अभी निकाला 0.35 और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा वेग निकल के आ गया 7.8 इंटू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों प्रश्न को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आंकड़ों को काम में लेकर हमें सॉल्व करना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 22। देखिए बच्चों, विभिन्न तापों पर N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक नीचे दिए गए हैं। देखिए बच्चों हमें अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक दिए हुए हैं। देखिए ताप दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में 0, 20, 40, 60, 80 और इस पर हमें ये दिए हुए हैं वेग स्थिरांक। ठीक है, वेग स्थिरांक सेकंड इनवर्स में है और ये जो वेग स्थिरांक है ये किस में है, ये हमारे 10⁵ के मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमें दिए हुए हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए, log k एवं 1/t के मध्य ग्राफ खींचिए तथा a एवं e बेस a की गणना कीजिए। इसके अलावा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक को प्रागुक्त कीजिए। देखिए बच्चों क्या क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ खींचना है, उसके बाद हमें a और e बेस a ज्ञात करना है और फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम ये सारणी बनाएंगे। हम सबसे पहले जो ताप है जो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में ताप दिया हुआ है उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। लीजिए भाई ये हमारे केल्विन में हम लोगों ने बदल लिया। ठीक है, अब हम ये 1/t यानी 1/273 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 1/293 करेंगे तो ये आएगी, यानी हमने इस टेबल से 1/t ज्ञात कर लिया। ठीक है, और यहाँ हमने ज्ञात कर लिया log k। देखिए बच्चों ये k हमें दिए हुए हैं 10⁵ के मल्टीप्लाई में हमें k दिए हुए हैं, यहाँ पे हमने ये log k ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब देखिए log k तथा 1/t के मध्य ग्राफ खींचने पर निम्न ग्राफ प्राप्त होता है जो सीधी रेखा है। देखिए बच्चों हमें ये इस तरीके से सीधी रेखा वाला ग्राफ प्राप्त होगा और x एक्सिस पे हम लोग लेंगे 1/t को और y एक्सिस पे लेंगे log k को। क्लियर है, और हमें पता है ढाल बराबर होता है लंब अपोन आधार। ठीक है, तो हमें इस तरीके से सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, तो देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि ln k बराबर -e बेस a अपॉन RT प्लस ln a, ये हम लोग सब पढ़ के आए हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं log के फॉर्म में log k बराबर -e बेस a अपॉन 2.303 RT प्लस log a लिख सकते हैं।
अब देखिए बच्चों, ढाल ढाल क्या है, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, इस फॉर्मूले से ढाल आना चाहिए माइनस ई बेस ए अपॉन 2.303r, ठीक है। और अंत्यखंड क्या आना चाहिए, log a। क्लियर है। अब देखिए ग्राफ से ढाल, जो हमने ये ग्राफ बनाया है, देखिए बच्चों इस ग्राफ से अगर हम लोग ढाल ज्ञात करेंगे तो ग्राफ से हमें ढाल प्राप्त होगा -2.4 अपॉन 0.00047, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये तो ढाल है हमारा जो इस इक्वेशन से निकला है और ये ढाल है हमारा जो ग्राफ से निकला है, तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये वाला जो हमारा ढाल है ये तो इक्वेशन से निकला है और ये ग्राफ से निकला हुआ ढाल है, हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं ना। तो देखिए आगे, तो ढाल बराबर क्या हो जाएगा, -2.4 अपॉन 0.00047 और मैंने इसको बराबर कर दिया माइनस ई बेस ए अपॉन 2.303r के। क्लियर है। और यहाँ से हम ये ई बेस ए ज्ञात कर लेंगे। देखिए ई बेस ए बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरी यूनिट ऐसे कैसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और नीचे ये रह जाएगा। लीजिए भाई इस तरीके से, और आर का मान हमें पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। लीजिए भाई हमने मान रख दिया और ई बेस ए हमारा निकल के आया ये देखिए 97,772.64 जूल मोल इनवर्स, ये जूल में निकल के आया है। इसे किलो जूल में बदलेंगे तो ये आएगा 97.772 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर है, ई बेस ए निकाल लिया। अब आगे देखिए, अगर हम अंत्यखंड की बात करें तो log a, ठीक है। अब इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे, देखिए जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 1.585 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। जब हम ग्राफ से अंत्यखंड को ज्ञात करके अंत्यखंड ज्ञात करेंगे तो वो log a के बराबर होगा, और जब log a से हमें a ज्ञात करना है तो हम उसका क्या कर देंगे, एंटी लॉग कर देंगे और हमें ये आंसर प्राप्त होगा, ये हमें a की वैल्यू प्राप्त होगी। आया यहाँ तक समझ में। आगे देखिए, अब देखिए ग्राफ से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर log k ज्ञात करके एंटी लॉग लेने पर हमें k के मान प्राप्त हो जाते हैं। देखिए बच्चों वापस देखिए, जो हमने ये ग्राफ खींचा है ना, ये जो हमने ग्राफ खींचा है, अगर इस ग्राफ पर हम लोग 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर log k ज्ञात करके उसका एंटी लॉग करें तो हमें k के मान ज्ञात हो जाते हैं। तो देखिए वो इस सारणी में है। देखिए बच्चों ये है 303 केल्विन, यानी हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड की, और ये 323 केल्विन का मतलब है 50 डिग्री सेंटीग्रेड की, ठीक है। ये 1/t है, 1/t की वैल्यू है, ये log k है, देखिए log k ये है, और जब हम इनका एंटी लॉग करके k निकालेंगे तो ये 30 डिग्री पर k का मान ये आएगा और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर k का मान ये निकल के आएगा। तो देखिए बच्चों k का मान 6.31 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स, ये 303 केल्विन पर यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये k का मान आया 1.585 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स 323 केल्विन पर यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी ये तो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो लीजिए ये हमने k के मान ज्ञात कर लिए। क्लियर है। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने 22 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, और इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।